नमस्कार बच्चों। पिछली बार हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना? यानी कि विलेय और विलायक, उन दोनों को मिला करके कोई विलेय कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम लोगों ने ये भी जाना है कि ये विलयन कई तरह के होते हैं। ठीक, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, या फिर गैस का गैस में, गैस का लिक्विड में, गैस का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस में, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप 9 तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्यूशन में सीखा था। दूसरी बात हम लोग ये भी जानते हैं कि मैटर जो द्रव्य है वो 3 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ठीक, तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये 3 तरह के स्टेट होते हैं मैटर के। तीसरी बात ये फिजिकल प्रॉपर्टी अगर इन तीनों स्टेट की अगर देखी जाए, भौतिक गुण अगर देखा जाए, तो सबका अपना अपना एक प्रेशर होता है, अपना अपना एक दाब होता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। ठीक है, गैस का भी अपना प्रेशर होता है। ठीक है, सॉलिड का भी अपना प्रेशर होता है, यानी कि दाब होता है। तो इन तीनों अवस्थाओं का अपना अपना एक प्रेशर होता है, अपना अपना एक दाब होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसी सॉल्यूशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर यानी कि जो उसकी वाष्प होती है किसी लिक्विड की, उसका प्रेशर क्या होता है। ठीक है, और किन किन फैक्टर्स के द्वारा ये डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, और किन किन फैक्टर्स का इस पर प्रभाव पड़ता है, किन किन कारकों का इस पर प्रभाव होता है। ठीक है, तो आज हम लोग किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, उसके वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन जान लें कि वाष्प दाब होता क्या है। कि ये होता है प्रेशर exerted by the vapor of liquid at a particular temperature in a dynamic equilibrium between liquid and its vapor is called vapor pressure of that liquid at that temperature. ठीक है, this is the vapor pressure of liquid. Okay, I mean to say that the pressure exerted by the vapor of the liquid at a particular temperature in a dynamic equilibrium between liquid and its vapor is called the vapor pressure of that liquid at that temperature. यानी कि कहने का मतलब ये है किसी निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के बीच गतिज साम्यावस्था में द्रव
उस द्रव का वाष्प का कण होता है। ठीक है ना, यानी कि साम्यावस्था में द्रव और उसकी वाष्प के बीच जो साम्यावस्था है, ठीक है ना, उस कंडीशन में उस ताप पर उस गैस उस द्रव की वाष्प के द्वारा है ना जो लगाया गया ताप होता है, वही जो है उसी को कहा जाता है द्रव का, किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वाष्प ताप कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है साम्यावस्था। ठीक है ना, कि साम्यावस्था में पहली बात तो हम लोग पढ़े हैं कि मैटर एज 3 स्टेट्स। ठीक है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ये 3 अवस्थाओं में जो मैटर होता है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये तीनों स्टेट, मैटर के ये तीनों स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। जब किसी द्रव्य की भौतिक अवस्था के बारे में, उसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्य की जो तीनों अवस्थाएं हैं वो तीनों एक दूसरे में चेंजेबल होते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव से। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो द्रव है ना, वो अपने द्रव का जो वाष्प है, वाष्प और द्रव, इसके बीच एक साम्यावस्था स्थापित होती है। कब? जब एक द्रव का गैस में कन्वर्जन होता है, वेपर फेज में कन्वर्जन होता है, तब। ठीक है, तो उस साम्यावस्था पर उस लिक्विड के वेपर का जो प्रेशर होगा वही उसका वाष्प ताप होता है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सपोज कर लीजिए कि इसको मिटा देते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी क्लोज्ड कंटेनर में अगर कोई लिक्विड लिया जाए, कोई द्रव लिया जाए, जैसे मान लीजिए वाटर भी ले लिया, अगर आपने वाटर ले लिया, ठीक है, ये क्लोज्ड कंटेनर, ठीक, अगर ओपन होता है, ठीक है, तो जो लिक्विड इवापोरेट होता है, इवापोरेशन होगा, इसका वाष्पोत्सर्जन होगा या वाष्पीकरण होगा, तो वो सीधे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, उसका कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा। हालांकि उसको जब क्लोज किया जाता है तब उसका प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, तो अब जो है अगर ये ओपन कंटेनर होता तो इसकी जो वाष्प होगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाती। तो हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इवापोरेशन एक और एक होता है वेपोराइजेशन। ठीक, दोनों का लगभग मतलब एक ही होता है, जिसको कि वाष्पोत्सर्जन या फिर इसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, ये दोनों लगभग प्रक्रियाएं एक ही होती है। अब इसमें होता क्या है कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट into gaseous state of a liquid is called evaporation। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि किसी भी द्रव का है ना अपने द्रव अवस्था से उसके वाष्प अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, यानी कि किसी भी द्रव का, किसी भी लिक्विड का अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना है ना। यानी कि गैसियस स्टेट का मतलब कि अपने वेपर स्टेट में
ठीक है ना। अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाने की जो प्रक्रिया है, कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है ना, उसको कहा जाता है इवापोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे दोनों टर्म में कुछ अंतर है थोड़ा सा। इसमें इवापोरेशन जो होता है वो इस लिक्विड के अपर लेवल से होता रहता है और वो कंटिन्यूसली होने वाली प्रक्रिया है, ठीक। और वेपोराइजेशन जो है वो वाष्पीकरण जो है, जब टेम्परेचर दिया जाता है तो ये पूरे लिक्विड में वेपोराइजेशन होता है, यहाँ तक कि इसके नीचे के मॉलिक्यूल्स जो भी वो भी अपर सरफेस पे आकर के वेपोराइज हो सकते हैं, वाष्प अवस्था में जा सकते हैं, ठीक है। अपने वेपर कंडीशन में, अपने वेपर स्टेट में जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वेपोराइजेशन। हालांकि दोनों एक ही है लगभग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाष्प दाब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले साम्य अवस्था को समझेंगे कि लिक्विड फेज, ये लिक्विड स्टेट लिक्विड फेज में है, ठीक है, लिक्विड। और यहाँ पर ये क्या है, वेपर फेज में, ठीक है ना, वेपर फेज में यानी कि वाष्प अवस्था में, ठीक है ना, वाष्प अवस्था और ये द्रव अवस्था में, ठीक है ना। तो इसी द्रव अवस्था में, ठीक है, इसी द्रव में, द्रव के अणुओं में जब इवापोरेशन होता है, ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, द्रव के जो अणु हैं ना, इस द्रव की सतह को छोड़ करके वाष्प अवस्था में जाने लगते हैं, ठीक है, वाष्प अवस्था में जाने लगते हैं, ठीक। अच्छा, तो इस द्रव के अणुओं का अपनी वाष्प अवस्था में, है ना, जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको इवापोरेशन या फिर वेपोराइजेशन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रारंभ में इनिशियली जब एक क्लोज कंटेनर में, बंद बर्तन में जब इस लिक्विड को लिया जाता है, किसी भी लिक्विड को, चाहे पानी हो, लिक्विड में पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो जब लिया जाता है तो क्या करता है कि वेपोराइज होता है ना, इवापोरेट होना शुरू कर देता है, ठीक। तो प्रारंभ में इसके इवापोरेशन की रेट ज़्यादा होती है, इसकी दर ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और इसकी सांद्रता कम होती है, वेपर फेज की वाष्प अवस्था की सांद्रता कम होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि अब जो है इसका जो वेपर फेज में है, जो लिक्विड है ना, अब वो वापस लौटने लगता है, अब वो कंडेंस होने लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आप बता देते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है ना, इसको कहा जाता है संघनन, ठीक है, संघनन कहा जाता है, ठीक। तो अब संघनन में होता क्या है कि ठीक इसका उल्टा प्रक्रिया, ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ वेपर और गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है ना, इसको संघनन कहा जाता है, ठीक। तो अब ये जो है वेपर फेज जो है, वेपर फेज में जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये लिक्विड, अब वो कंडेंस होने लगता है और ये ड्रॉपलेट्स के रूप में, द्रव की बूंदों के रूप में ये वापस लौटने लगता है इसी, ठीक। तो ये प्रक्रियाएं दोनों एक साथ साथ चलने लगती हैं, ठीक। इस अवस्था में एक ऐसी अवस्था आती है कि अब जो इवापोरेशन का जो रेट है ना, उसके कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाता है, यानी कि जो इसके वाष्पन की दर है उसके संघनन की दर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में ये इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है ना, ये इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है इन बिटवीन लिक्विड फेज, इस द्रव के द्रव अवस्था में, और इस वेपर फेज में, ठीक है ना। इस लिक्विड फेज में, है ना, लिक्विड फेज और इस वेपर फेज के बीच एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी साम्य अवस्था पर, इसी साम्य अवस्था के कंडीशन में, इसी डायनेमिक, चूंकि ये दोनों एक साथ साथ चलते रहते हैं, वो रुकता नहीं है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन कभी रुकता नहीं है, लेकिन वो दोनों एक साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो साम्य अवस्था है वो डायनेमिक होती है, ठीक है, जितना इवापोरेट होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो अब जो है इसी साम्य अवस्था में इसकी जो वाष्प होगी, इसकी इस द्रव की जो वाष्प होगी, है ना, जो प्रेशर, है ना, चाहे बर्तन की दीवारों पर, ठीक है ना, चाहे खुद लिक्विड पर ही
जो प्रेशर इसकी वाष्प लगाएगी उसी को कहा जाता है, इस लिक्विड का वाष्प दाब कहा जाता है, यानी कि वेपर प्रेशर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से इतना बात समझ में आया होगा कि इसी साम्यावस्था की स्थिति में, इसी साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में इस द्रव की जो वाष्प होगी यहाँ पर, जो प्रेशर, जो ताप इस बर्तन की दीवारों पर या खुद इस लिक्विड पर जो एक्सर्ट करती है, जो प्रेशर लगाती है ना, उसी को इस लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प ताप कहा जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? वेरी गुड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि ये वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना, इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो किन किन फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा, इसको मिटाते हैं। Factors affecting vapor pressure of liquid. ठीक है? द्रव की वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना, कौन कौन से तथ्य हैं जो कि वाष्प दाब को, किसी भी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं, या किनके द्वारा किसी भी द्रव का वाष्प दाब डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला तो होता है, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव की प्रकृति। ठीक है, और दूसरा होता है टेम्परेचर, यानी कि ताप। ठीक, ये दो फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो प्रभावित होता है। ठीक, अब नेचर सबसे पहला देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में समझते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड क्या रहता है। ठीक, तो अब इसके लिए हम थोड़ा सा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, कि कोई भी द्रव्य, कोई भी मैटर, हम जानते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको अणु या मॉलिक्यूल कहते हो। ठीक है, और उन अणुओं के बीच में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल लगा होता है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा उस, अच्छा, दूसरी बात ये कि जो सॉलिड होता है उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो लिक्विड होता है उस सॉलिड से थोड़ा कम होता है, और गैस में बिल्कुल ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये प्रकृति इसी आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि जो वाष्प दाब है कैसे प्रभावित होता है नेचर ऑफ लिक्विड से। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा द्रव जिनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। ठीक है ना, इन अणुओं को जो बांधे रखने वाला बल है ना, वो बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा कि जब फोर्स कम रहेगा तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इस सरफेस को छोड़ करके वेपर फेज में बहुत जल्दी चले जाएंगे। ठीक है ना, ये वेपर फेज में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, वो जो वेपर प्रेशर होगा यानी वाष्प दाब होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक,
और अगर इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, वो अगर अधिक है, यानी कि इनके बीच अंतर आणविक बल, आकर्षण बल जो अगर ज़्यादा है, तो ये अपने सरफेस को छोड़ नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे द्रव, ऐसे लिक्विड्स जिनके अणुओं के बीच ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनका वाष्प दाब बहुत कम होता है, ठीक है ना, और जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है ना, उनके बीच उनका वाष्प दाब, ऐसे लिक्विड का, ऐसे द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब द लिक्विड which have maximum intermolecular force of attraction exert या फिर attraction has maximum वेपर प्रेशर। ठीक, और जिनके अणुओं के बीच ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे मिनिमम होगा, उनके बीच उनका जो वाष्प दाब होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि ऐसे द्रव जिनके अणुओं में अंतरा आकर्षण बल ज़्यादा होगा, उनका वाष्प दाब कम होगा, तथा जिनका अंतराणविक आकर्षण बल कम होगा, ऐसे द्रव का वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक, तो ये रहा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर है ताप, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है ना, दूसरा फैक्टर। मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, उसको गर्म करते हैं। अगर गर्म करेंगे, ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके जब मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, उनको एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, उनको एनर्जी मिलेगी। जानते हैं E इक्वल टू 3/2 AT, ठीक है ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तो ये मूव करेंगे बहुत फास्ट, और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा ये जो लिक्विड होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना, वेपर फेज में चले जाएंगे, ठीक है ना, वाष्प अवस्था में चले जाएंगे लिक्विड को छोड़ करके, और उस कंडीशन में वाष्प दाब लिक्विड का बढ़ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और वो द्रव के सरफेस को, द्रव की सतह को छोड़ करके वाष्प अवस्था में जाने लगते हैं। ठीक है,
तो ये हो गए फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक हैं जो कि वाष्प दाब को, किसी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलिए उसको नेक्स्ट बता देंगे। तो अब जो है इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी द्रव का वाष्प दाब है ना क्या होता है और कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग ये नए। ठीक है।